हेलो हेलो। हाँ, तो लेट्स डिस्कस लेट्स डिस्कस द 67th बीपीएससी पीटी का जो पेपर हुआ है संडे को, जो कैंसिल हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं। तो सेट बी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सेट बी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सेट बी में जो पहला क्वेश्चन है वो बिहार के हिस्ट्री से है। और क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट हु अमंग द फॉलोइंग एस्केप्ड फ्रॉम द हजारीबाग जेल। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग जेल से कौन भागा था, है ना? कौन मतलब वहां से रिहा हुआ था, मतलब खुद से भागा था वो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है सचिंद्र सचिंद्र सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। सेकेंड ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। थर्ड है जगजीवन राम। फोर्थ है रफी अहमद किदवई। और फिफ्थ तो ई ऑप्शन होता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण मतलब भागे थे, है ना, अंग्रेजों को चकमा देकर। तो जयप्रकाश नारायण इज द राइट आंसर पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन काफी आसान है। आप हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे बिहार की हिस्ट्री अभी आधुनिक में, तो आपको पता होगा। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको, क्विट इंडिया मूवमेंट वाला। तो उसमें जयप्रकाश नारायण हो गया। सेकेंड क्वेश्चन था हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1922 एडी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है ये, है ना, कि गया सेशन जो हुआ था 1922 में, गया में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, जो एनुअल सेशन होता है, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने पढ़ाया था आपको, कौन था? कौन बताइए? सी आर दास, चितरंजन दास। मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आता है बीपीएससी में और आ सकता है ना। हेलो। तो चितरंजन दास जो थे वो उनके प्रेसिडेंटशिप में 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट पोर्टफोलियो राजेंद्र प्रसाद हेल्ड इन द इंटरिम गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन 1946 एडी। ये हम लोग पढ़ेंगे जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, तो कि 1946 एडी में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने से पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया था। उसमें राजेंद्र प्रसाद का क्या पोर्टफोलियो था? तो वो है, उसका राइट आंसर है फूड एंड एग्रीकल्चर, है ना। फाइनेंस भी पूछा हुआ है, तो फाइनेंस वाला तो लियाकत अली थे, है ना, वो भी क्वेश्चन पूछा है, मतलब एक ही सेक्शन से दो क्वेश्चन पूछ दिया। तो फाइनेंस तो लियाकत अली थे। डिफेंस और कोई होंगे? होम तो अपना ये थे सरदार पटेल, है ना। और फूड एंड एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट था वो किसके पास था? राजेंद्र प्रसाद के पास था। डिफेंस जवाहरलाल नेहरू, ओके, याद नहीं है मुझे, हो सकता है। कट क्या आ रहा है? हेलो, अभी आ रहा है ना? कोई नहीं, मैं ये वीडियो डाल दूंगा, आप फिर से देख सकती हैं इसको। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? गदर। हाँ, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिर्फ सुन लीजिए कहां से क्या आता है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन भेज दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन है वेयर वाज द गदर पार्टी स्टैब्लिश। हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया जब पढ़ेंगे, तो गदर पार्टी बनाया गया था, वो बनाया गया था सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है ना। किसके द्वारा? यस। तो हम लोग वहां देखेंगे कि गदर पार्टी का निर्माण कहां हुआ था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है हु इस्टेब्लिश द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन आप देख रहे होंगे काफी आसान पूछे गए हैं, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये सर्वेंट ऑफ इंडिया। गोपाल कृष्ण गोखले को पॉलिटिकल गुरु भी कहा जाता था गांधी जी का, है ना। और ये एक मॉडरेट लीडर थे। कैसे लीडर थे? मॉडरेट, मतलब नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले।
और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिटन द बुक अनहैप्पी इंडिया। ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में, हाँ कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। वो है राइट आंसर है लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया को किसने लिखा है? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पार्टिसिपेटेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तीनों राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 30 से 33 के बीच में, सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने हिस्सा लिया था? हाँ अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर ही ऐसे थे जिन्होंने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। गांधी जी ने सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था, है ना। तो बी आर अम्बेडकर ने तीनों राउंड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, हु एस्टैब्लिश इंडियन एसोसिएशन इन 1876 एडी। ये भी हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया जब पढ़ेंगे तो, कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। और अगर आप लुसेंट की बुक देखेंगे, रेफर करेंगे, तो सारे क्वेश्चन लगभग हिस्ट्री के आपको वहां पे मिलेंगे, है ना, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो 1876 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? हु एस्टैब्लिश इंडियन एसोसिएशन इन 1876 एडी। तो इसका सही आंसर है 8 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 था हु एस्टैब्लिश, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हु एस्टैब्लिश इंडियन एसोसिएशन इन 1876 एडी, ठीक है। 1876 एडी में इंडियन एसोसिएशन नामक ऑर्गेनाइजेशन किसने स्टार्ट किया था? तो इसका आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, है ना, 1885 में। उसके, हाँ नहीं 1885, 1885। और उससे पहले कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट, और उसी के बाद कांग्रेस बना, है ना। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था इंडियन एसोसिएशन, 1876 में बनाया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, जो कि बंगाल में एक्टिव था, ठीक है। तो 130 का हो जाएगा ए, सॉरी 8 जो क्वेश्चन है उसका हो जाएगा ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्रीज वाज द honorific नेताजी अप्लाइड टू द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के नाम के आगे नेताजी कब लगा, कब उनको ये ऑनर दिया गया, किस कंट्री में? यस, जर्मनी में। आपको पता होगा कि कांग्रेस, हाँ कांग्रेस से संन्यास लेने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले जर्मनी गए। वहां उन्होंने वो हिटलर से मिले और वहां पे कुछ सैनिकों को एकजुट किया, है ना। और इसी के कारण सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी में नेताजी की उपाधि दी गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी, ठीक है। इन विच कंट्री वाज द ऑनरिफिक नेताजी अप्लाइड टू द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस के नाम के आगे नेताजी कब लगाया गया, किस कंट्री में लगाया गया? तो वो आंसर क्या होगा? जर्मनी, सी ऑप्शन। हाँ हाँ जर्मनी, जर्मनी जब वो गए थे हिटलर से मिलने, उस समय उन्होंने काफी ऑर्गेनाइज भी किया था वहां कुछ सेना को, है ना, उसके लिए उन्हें नेताजी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिलेटेड टू चिटगोंग आर्मरी रेड। चिटगोंग कहाँ है? जो अभी का बांग्लादेश है, वहां वो चिटगोंग वहां पड़ता है। और वहां पे चिटगोंग आर्मरी रेड हुआ था और किसके द्वारा ये लीड किया गया था? सूर्य सेन के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर है, सूर्य सेन। सूर्य सेन के द्वारा ये चिटगोंग आर्मरी रेड किया गया था, ठीक है। मतलब वो क्या किए थे चिटगोंग में? आर्मरी, मतलब जहां पे आर्म्स, हाँ सब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग। तो जो आर्मरी था जहां पे आर्म्स रखा जाता है ब्रिटिश का, उसको रेड किया था उन्होंने, लूटा था सूर्यसेन, और लीड किया था सूर्यसेन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी विच रिवोल्ट इज मेंशन्ड। ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछता है, ठीक है। तो हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी हुई एक उपन्यास है आनंद मठ, है ना, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी और किस लिए फेमस है? नेशनल सॉन्ग के लिए, है ना, वंदे मातरम वाला जो सॉन्ग है, हाँ। तो वंदे मातरम
जो सॉन्ग है वंदे मातरम, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत है, उसे किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास था आनंद मठ, जिसमें उन्होंने सन्यासी रिवोल्ट के बारे में डिस्कस किया था, है ना, सन्यासी रिवोल्ट के बारे में बताया था। तो ये भी काफी कई बार क्वेश्चन पूछे हैं कई सारे एग्जाम में, बीपीएससी में भी पूछा चुका है पहले। तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है कि सन्यासी रिवोल्ट किस बंकिम चंद्र के किस रचना में सन्यासी रिवोल्ट का जिक्र किया गया है? तो आंसर है सन्यासी, यानी आनंद मठ में सन्यासी रिवोल्ट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके ओके, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड फर्स्ट? तो देखिए याद रखिएगा, इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में। अराइवल ऑफ द क्रिप्स मिशन, ये भी 1942 में हुआ था। मैं बताता हूं अभी। अराइवल ऑफ लॉर्ड वेवेल, ये कब हुआ था? 1943 में। अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन 1946 में। तो सबसे पहले दो आ रहा है यहाँ पे, क्विट इंडिया रिवॉल्यूशन और अराइवल ऑफ द क्रिप्स मिशन, है ना, ये दो है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, वो क्यों स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त को? ये क्रिप्स मिशन के फेल होने के कारण, जो क्रिप्स मिशन क्रिस्टोफर क्रिप्स भेजे एक के द्वारा, क्रिस्टोफर क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मिशन भेजा था ताकि इंडिया को मना सके, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था और ब्रिटिश को इंडिया का सपोर्ट की जरूरत थी, है ना। तो वो चाहता था कि इंडियंस जो सपोर्ट करें ब्रिटिश को, और इसके लिए क्रिप्स मिशन भेजा गया। और इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई कि आप क्रिप्स मिशन में ये बोला गया कि वार के बाद, वार खत्म होने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जिसमें आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, है ना। तो क्रिप्स मिशन को लगभग सभी ने रिजेक्ट कर दिया था, कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी ने यहां तक बोला कि क्रिप्स मिशन क्या है? एक पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब ऐसा चेक है जो जिसके मतलब कब भजाया जाएगा जिस चेक को, उसका कोई डेट ही नहीं लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है कि वो आफ्टर वर्ल्ड वार, तो वर्ल्ड वार कब खत्म होगा, क्या होगा, है ना। तो इसलिए क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया गया, और क्रिप्स मिशन के फेल होने के कारण ये गांधी जी और जितने भी कांग्रेस नेता थे काफी हर्ट हुए, काफी दुखी हुए, और उन्हें लगा कि यही टाइम है जिससे ब्रिटिश को दबाव बनाया जा सकता है। और इसके लिए गांधी जी ने 8 अगस्त को कांग्रेस कमेटी का एक बैठक बुलाया और उसमें क्विट इंडिया मूवमेंट को डिक्लेयर कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन डिक्लेयर कर दिया। यानी क्रिप्स मिशन पहले आया, उसके फेल होने के कारण क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, तो हाँ, सबसे पहला क्या होगा? क्रिप्स मिशन, अराइवल ऑफ द क्रिप्स मिशन। तो आपको अगर कहानी भी पता होता तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1929 एडी? ये लाहौर सेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन लिया गया था लाहौर सेशन में। कांग्रेस ने ये रिजोल्यूशन लिया था कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तरह से स्वराज चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। और यस, 26 जनवरी 1930 को, नहीं, 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा, है ना, 26 जनवरी। और यही कारण था 26 जनवरी 1930 को लाहौर सेशन में ये डिक्लेयर किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को इंडियन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, ठीक है। ये लाहौर सेशन में ही हुआ था, तो लाहौर सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पूर्ण स्वराज को अपनाया गया था कि अब कांग्रेस का लक्ष्य क्या है? पूर्ण स्वराज हासिल करना, ये भी अपनाया गया था। और यही कारण था कि हमारा जो संविधान है 26 जनवरी को लागू हुआ, एडॉप्ट किया गया। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को लाहौर सेशन में डिक्लेयर किया गया था कि इंडियन इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा। हाँ, उस डेट को इंपॉर्टेंस देने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। तो ये सारे डेट आपको पता होना चाहिए। और लाहौर जो अधिवेशन हुआ था 1929 में हुआ था, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें पढ़ना ही है। मतलब क्वेश्चन जो आए हैं बीपीएससी में इस बार हिस्ट्री के, वो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, मतलब सभी को आना चाहिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नॉट रिलेटेड टू द चंपारण सत्याग्रह
ऑफ 17 एडी। चंपारण सत्याग्रह आपको पता है 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसमें राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे गांधी जी पूर्वी चंपारण गए थे, है ना। कहाँ गए थे? मोतिहारी। और वहां पे किसानों का उन्होंने नेतृत्व किया था अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। ठीक है, तो गांधी जी ने जाकर वहां पे पहला अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया था, जो कि सक्सेसफुल रहा था, है ना। और इस अभियान में गांधी जी का कई सारे नेताओं ने, खासकर बिहार के कई सारे नेताओं ने साथ दिया था। इसमें राजेंद्र प्रसाद थे, राजकुमार शुक्ल तो थे ही, जेबी कृपलानी भी थे, है ना। लेकिन ये राम मनोहर लोहिया नहीं थे। ठीक है, तो हाँ, तो राम मनोहर लोहिया होगा इसका आंसर, जो कि नॉट रिलेटेड टू, तो नॉट रिलेटेड टू हो जाएंगे राम मनोहर लोहिया, क्योंकि राम मनोहर लोहिया उस टाइम नहीं थे। जेबी कृपलानी थे, राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, राम मनोहर लोहिया नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी कुंवर सिंह वाज रिलेटेड टू विच प्लेस। काफी आसान क्वेश्चन है। जब हम 1857 का रिवोल्ट पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कुंवर सिंह कहाँ के थे, कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर, जो कि आरा के पास है ना, जगदीशपुर, वहां के जमींदार थे। तो यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जगदीशपुर दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, तो मैथ हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। या अभी देख लेते हैं कि किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है ना। हाँ, तो 10 क्वेश्चन मैथ में आता है और काफी आसान होता है। मतलब कुछ स्टूडेंट मैथमेटिक्स, जैसे मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स रहा है, तो मैंने 10 में 9 हमेशा सॉल्व किया है। और ठीक है, तो 10 में से 9 आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए। जैसे इसमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है मैथ का, जो हमारा कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? लॉग क्लॉक। यस, तो क्लॉक काफी आसान है। वो क्लॉक आप देखेंगे, देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, अ क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM। 8 AM पे क्लॉक को रखा गया है, मतलब सुबह हो रहा है। और हर 24 घंटे में क्लॉक 10 मिनट गेन करता है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे। यानी अगले दिन 1 बजता है, तो एक्चुअल टाइम क्या हुआ? क्योंकि वो तो गेन करके जो टाइम दिखा रहा है वो गेन किया हुआ टाइम है ना। अगले दिन जो 1 बजेगा वो रियल टाइम तो नहीं दे रहा है, 24 घंटे में उसने टाइम को गेन किया है ना। तो 8 AM मान लीजिए मंडे है, तो ट्यूसडे को 8 AM 24 घंटा 10 मिनट तो ऐसे ही गेन कर लिया। साथ ही साथ 8 से 1 के बीच में कितना घंटा होता है? 5 घंटे। उस 5 घंटे में भी कुछ गेन किया होगा। तो 24 घंटे में एक 10 मिनट, तो 5 घंटे में कितना मिनट वो आप निकाल लेंगे, कितना गेन करेगा, समझ रही है? देखिए 24 घंटे में 10 मिनट गेन किया, तो 8 से 8 तो 24 ऐसे ही हो गया, यानी 10 मिनट एक्स्ट्रा वो गेन किया ही है। लेकिन बच के कितना रहा है? 1, है ना। तो अब 5 घंटे में कितना गेन किया होगा? 8 से 1 के बीच में कितना घंटा होता है? 5, तो उसमें भी कुछ गेन किया होगा ना। क्लॉक कितना गेन करेगा? तो 24 में 10 मिनट, 24 घंटे में 10 मिनट, तो 1 घंटे में 10/24 और 5 घंटे में 10/24 इंटू 5, इतना मिनट और गेन किया। तो 10 तो जोड़ना ही है, 10 के साथ साथ जो निकला 5 घंटे में जो गेन किया उसको भी ऐड करके हमें घटाना होगा, क्योंकि वो उतना गेन करके दिखा रहा है। तो आता है वो 48 मिनट 12। ठीक है, 48 मिनट पास्ट 12 मूव। यानी आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 अब प्लस समथिंग आएगा, 2 मिनट और आएगा, यानी 12 मिनट उसने गेन करके दिखा रहा है। यानी 12 मिनट वो पीछे है रियल टाइम, है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? काफी आसान क्वेश्चन है। अगला दिन 8 बजेगा तो 10 मिनट तो ऐसे ही गेन कर लिया। अगला दिन 8 बजेगा तो 10 मिनट तो ऐसे गेन कर लिया, 10 मिनट एक्स्ट्रा वो दिखा रहा है। अब वो 1 बज रहा है, यानी 8 और 1 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 5 घंटे। तो उस 5 घंटे में भी तो कुछ गेन किया होगा, और गेन करके वो दिखा रहा है। तो 10 मिनट ये हो गया जो एक दिन में वो गेन किया, साथ ही साथ 5 घंटे में कितना गेन किया। तो एक एक नियम से, यूनिटरी मेथड से वो निकाल लेंगे। 10/24 इंटू 5, वो आता है लगभग 2 मिनट। तो 10 मिनट इधर गेन किया, 2 मिनट और गेन किया, 12 मिनट गेन किया ना। अब 1 दिखा रहा है, यानी 12 मिनट गेन करने के बाद 1 दिखा रहा है वो, यानी 12 मिनट कम ही बजा होगा, क्योंकि 12 मिनट तो गेन किया हुआ दिखा रहा है।
1 बज रहा है, यानी 12 मिनट तो गेन किया हुआ दिखा रहा होगा, है ना। तो उस 12 मिनट को घटा देंगे 1 बजे से। समझ में आया? ये आसान क्वेश्चन था। मैंने इसको हाफ सेकेंड में, मतलब 5 सेकेंड में बनाया था। ओके, नहीं ये सब मैथ में आप 10 में 10 सही कर सकते हैं। अच्छा, ओके नेक्स्ट मैं बस सिर्फ बता रहा हूँ, यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसा क्वेश्चन आता है। 149 के बाद मतलब कौन सा क्वेश्चन है क्लॉक के बाद? द वैल्यू ऑफ द कंटिन्यूड फ्रैक्शन, है ना, वही है ना। तो ये भी काफी आसान है। देखिए कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, तो किसी को भी पूरे फ्रैक्शन को आप x मान लिए। अब जहां से कंटिन्यू हो रहा है वो भी तो x हो जाएगा, तो 2 माइनस 1/x होगा बराबर x आएगा कि नहीं? क्योंकि नीचे वाला जो है, मैं इसको बोर्ड पे बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या था, द वैल्यू ऑफ कंटिन्यूड फ्रैक्शन 2 माइनस 1/2 हाँ ये कंटिन्यू जा रहा है। देखिए कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। देखिए तो इसका वैल्यू बताना है आपको, वैल्यू बताना है। आप क्या करेंगे, पूरे फ्रैक्शन को ही, पूरा जो भी दिया हुआ है फ्रैक्शन, उसको x, ठीक है। अब अभी आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है? ये इस पूरे फ्रैक्शन को हमने क्या मान लिया, x। तो ये नीचे वाला भी तो सेम ही दिख रहा है ना, देखिए आप नीचे वाला भी तो सेम दिख रहा है, सेम ही तरह का फ्रैक्शन, कंटिन्यू फ्रैक्शन है, तो इसको भी x मान सकते हैं। तो 2 माइनस 1/x इक्वल टू x, इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये किसका है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर का है, ये इक्वल टू है कि नहीं है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 2x होता है ना, इक्वल टू 0। अब यहां से जब सॉल्व करेंगे तो इसका एक ही वैल्यू पॉसिबल है, और वो है x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 होगा तभी ये 0 होगा, यानी x की वैल्यू क्या है 1, यानी पूरे x किसको माने थे, पूरे फ्रैक्शन को, और उसी की वैल्यू 1 हो गई। तो ये सब एग्जैक्ट बनाने का है ना, 1 आया वैल्यू इसका, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। काफी आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर एस अग्रवाल की बुक ले लीजिएगा। मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है जनरल, वो सारे कंपटीशन में कहीं भी मैथ पूछेगा वो सब उससे कवर हो जाता है, आर एस अग्रवाल की, है ना। तो उसको लेके कुछ बना लीजिएगा। वैसे मैं गाइड कर दूंगा, बता दूंगा, तो कुछ पार्ट में बता दूंगा, प्रॉफिट लॉस ये हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, ये सारी चीजें, है ना। हाँ ये सारी चीजें मैं बता दूंगा क्या क्या पढ़ना। हाँ उसे भी प्रैक्टिस कर सकती है, जो बीपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन, हाँ उसे भी कर सकती है, उसी बेसिस पे आएगा। हाँ ठीक है, वो भी सही है कि जो प्रीवियस ईयर में प्रीवियस क्वेश्चन आ चुका है मैथ्स का, उसी को आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 600 आर डिविजिबल बाय 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो 4, 5 एंड 6, इसका क्या आपको लेना पड़ेगा, एलसीएम। 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होता है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम देखिए, ये सब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम जब लेंगे, ठीक है, अब तो नहीं कटेगा ये,
60 60 60 60 ओके। अब 60 को आपको देखना है कि 60 से कितने डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो 60 से के बीच में कितने नंबर डिवाइड हो रहे हैं, एक तो होगा आपका 200 से 600 के बीच में, है ना। कितना हुआ, 8 होना चाहिए। सात आ रहा है ना, कितना आ रहा है, तो ईवी तो ऑप्शन होता है, निकलेगा ऐसे, ऐसे ही निकालते हैं, लिस्ट कॉमन फैक्टर पहले निकालते हैं, है ना। लिस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ही होता है जो तीनों से डिविजिबल हो, है ना। तो 60 आया, यानी 60 तीनों से डिविजिबल है ना। तो अगर 60 से जो डिविजिबल होगा वो तीनों से डिविजिबल होगा। लिस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, वैसा नंबर जो मिनिमम नंबर जो कि तीनों से, जो 3 नंबर दिया है वो उससे डिविजिबल हो, निकलता है इसी टाइप से है, ठीक है। तो अब देखिए, जो तीनों से डिविजिबल हो, यानी 4 5 6 तीनों से डिविजिबल हो, है ना, वैसा एक ही नंबर है 60, लिस्ट सबसे छोटा। और 60 से जो 60 जिसको डिवाइड कर पाएगा वो, यानी ये तीनों उसको डिवाइड कर पाएंगे, है ना। तो 60 से अब 200 से 600 के बीच में लेना है ना। तो सबसे पहला 6 18 180, तो 200 से इधर है, 4 से स्टार्ट होता है, 6 24 240, ठीक है। फिर 6 5 30 300, 6 36 360, 7 42 420, 8 48 480, 9 54 540। ओहो, तो ये नहीं होगा क्योंकि बीच में पूछ रहा है, तो 6 हो जाएगा आंसर, है ना। क्या पूछ रहा है, 200 से 200 600 के बीच में, 600 नहीं लेना है। तो यहाँ पे ये ट्रिक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है आप लोग से, कि यहाँ पे क्या है 200 और 600 के बीच में लेना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 5 6 7 का एलसीएम, 4 5 6 का एलसीएम निकाला। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों से कट जाए, और जो तीनों से कट जाएगा, अगर कोई नंबर उससे कटता है तो वे तीनों से कट सकता है। तो एलसीएम निकाल लिया हमने 4 5 6 का, तो 60 आया। अब 60 से जो जो कटेगा, 200 से 600 के बीच में 60 से जो जो कटेगा, ठीक है, वो वही यहाँ पे आंसर होगा। तो 60 से 6 तक 24, 240 से स्टार्ट होगा और 540 तक जाएगा, 2 छक 54, है ना। तो टोटल 6 नंबर आ रहा है, तो आंसर इसका हो जाएगा 6, यानी 141 का सी, ठीक है। क्वेश्चन आसान था। बेसिक्स मैथमेटिक्स पे ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं चाहिए, बेसिक चाहिए। ये सब आप 7 6 ये सब में पढ़ते हैं ना। तो मैथ का क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होता है, बहुत हाई फाई नहीं पूछता है बीपीएससी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सब में ट्रिक है, बहुत जल्दी सॉल्व होता है। मैंने सारे क्वेश्चन लगभग 10 मिनट में सॉल्व कर दिए थे, 10 क्वेश्चन 10 मिनट। ये भी बहुत आसान है, बस एक ट्रिक यहाँ पे, बस ये एक चीज ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ n इन एनी पॉजिटिव इंटीजर, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, हाँ 19वां नंबर क्वेश्चन है जो मैथ से है, वो है इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन 3 to the power 4n minus 4 to the power 3n is always divisible by,
3 to the power 4n minus 4 to the power 3n is always divisible by, किससे डिवाइड हो सकता है? तो n कोई भी इंटीजर है, ठीक है, तो n का 1 रख के देखते हैं, 1 रखेंगे n पे तो 3 to the power 4 माइनस 4 to the power 3, तो ये आ जाएगा 16 सॉरी 81 माइनस 64, कितना आता है? 17, ठीक है। तो जब हमने n बराबर 1 रखा तो क्या आया? 17, यानी अगर हम सबसे मिनिमम हमने n रखा, n क्या है? एक इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, है ना। तो 1 हमने मिनिमम रखा, तो मिनिमम रखा तो कितना आया? 17, तो ये 17 से डिविजिबल है ना। तो ऑलवेज डिविजिबल हो, ठीक है, तो ऑलवेज डिविजिबल किससे होगा? 17 से। 17 से तो होगा ही, अगर 2 रखते हैं तो कितना आता है? 8, तो ये कितना हो जाएगा? इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 17 से डिविजिबल होगा ही होगा मिनिमम, क्योंकि मिनिमम इंटीजर जब हमने रखा तो वो 17 से डिविजिबल था। इसको आगे आपको चेक नहीं करना, यहाँ पे ट्रिक है, n बराबर 1 रख के जो आपने चेक किया कि 17 से डिविजिबल है तो डायरेक्ट वो आंसर हो जाएगा 17, है ना। क्योंकि n का वैल्यू हमने 1 रखा है तो वो डिवाइड हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये भी बहुत आसान है। बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 2,56,000। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा बोल रहा है द सम ऑफ नंबर इज 1000 यानी a प्लस बी इक्वल टू 1000। ये काफी आसान है। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 256,000, और यहाँ पे a प्लस बी हमें पता है 1000, 25,600, तो ये कट गया, तो a माइनस बी इक्वल टू आ गया 256, ठीक है। a प्लस बी इतना है और a माइनस बी इतना है। अब दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा 2a, 2a इक्वल टू 1256, यानी a इक्वल टू 628, 628। a का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो b हमें मिल जाएगा, और वो निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 628 दे रहा है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन जो है वो आपको क्या दे रहा है? 625, यानी ए की वैल्यू, एक ही ऐसा ऑप्शन है जो सी की वैल्यू आपको, तो टाइम बर्बाद नहीं करना है बी निकालकर, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, तो टाइम इससे आपको बचेगा, सी मार देना है सीधे। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है okay, the value of log to the base root 2 32, the value of log 32 to the base root 2 is, इसका वैल्यू निकालना है log root 2 32। देखिए जहां भी ln लिखा रहे log में ln, तो उसका ln जैसे ln 4 है तो इसका ऑटोमेटिक बेस e होता है, ठीक है, और जहां पे बेस अलग रहे तो वहां पे log लिख देता है, ठीक है। ln अगर रहे लॉगरिथम में तो उसका बेस हमेशा e होता है, एक्सपोनेंशियल e, लेकिन जहां पे दूसरा बेस होगा तो उसको क्या लिख देगा? log। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत, ठीक है। देखिए, हेलो सोमा, आवाज आ रही है? ठीक है, तो log देखिए इसको कैसे निकालेंगे, लेट इसको x मान लेंगे, ठीक है, देखिए इसको क्या करेंगे? x मान लेंगे। अब log का ये फार्मूला होता है कि जब ऐसे लिखा जाता है तो ये जब इसको जब एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं तो कैसे होता है? √2
टू दी पावर x इक्वल टू 32। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है इसको। जब लॉग को हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं तो बेस जो रहता है उसके पावर वैल्यू आता है और वो बराबर हो जाता है 32 का। ठीक है, सिंपल है। बेस के पावर ये लेते हैं इधर वाला और ये इक्वल इक्वल में वो चला जाता है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 टू द पावर कितना आएगा x बाई 2, 32, 2 टू द पावर x बाई 2 और इसको यानी x बाई, अगर यहाँ हम पावर को इक्वेट करें तो x बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा 5, क्योंकि बेस दोनों का सेम है। तो x बाई 2 इक्वल टू 5, इसका मतलब x इक्वल टू 10, वैल्यू आ गया 10। ऑप्शन सी क्या हुआ, सही हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा इसका तरीका है बनाने का, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है, हिट एंड ट्रायल। तो देखिए, तो कॉस्ट प्राइस तो दोनों ही केस में सेम रहेगा, है ना। सेलिंग प्राइस बदलता है, तो सेलिंग प्राइस जिसमें लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस कितना होगा, एक का 40/45, है ना। सेलिंग प्राइस यानी 8 से काटेंगे या 9 से काटेंगे, 8/9। ठीक है, सेलिंग प्राइस 8/9 एक का, है ना। तो एक्स, अब देखिए लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो किसको रखेंगे, सेलिंग प्राइस को पहले रखेंगे। ओ देखिए, ऐसे एग्जाम में भी हम ऐसे बनाए थे, मेरा थोड़ा कैलकुलेशन तेज है तो जल्दी हो गया था। तो ई बराबर कितना है 20, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स को उधर पहले इसको काट लें 5 से। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज 8 माइनस 9 माइनस एक्स इक्वल टू, ये चलाएगा जाएगा x/5 हो जाएगा। अब दिस इम्प्लाइज x/5 प्लस एक्स इक्वल कितना आएगा 6x/5, 6x/5 होगा इक्वल टू 8/9, 5 से ए आएगा ना। अब देखिए यहाँ से कट करेंगे इसको तो कितना आएगा 8/40, x बराबर 40 और बटा 54, कुछ कटेगा 2 से 20, 28 दूनी 56, 27 दूनी 54, और तो नहीं कटेगा, इतना ही आएगा ना, देख लीजिएगा कैलकुलेशन। तो 20/27 आया। ठीक है, अब यहाँ पे गेन हो रहा है इसको, तो गेन में कैसे लिखेंगे, देखिए, और टोटल कितना में बेच रहा है 24, तो मान लीजिए टोटल यहाँ पे बाई मानते हैं, तो 24/22 ये एक का आपको सेकेंड टाइम है सेलिंग प्राइस निकलेगा, है ना। और उस समय गेन हो रहा है तो सेलिंग प्राइस को पहले रखेंगे, यहाँ उल्टा कर दिए हैं, यहाँ लॉस हो रहा था इसलिए उल्टा निकल गया, लॉस हो रहा था तो कॉस्ट प्राइस को पहले रखते हैं माइनस सेलिंग प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इक्वल टू 20। ठीक है, तो इसको जब कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 8/9x इक्वल टू 1/5, उधर गया तो, है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/5 इक्वल टू 8/9x, तो ये आ जाएगा 4/5 इक्वल टू 8/9x, नीचे x, तो ये आ जाएगा 9x इक्वल टू 40/4। ठीक है, 40/4 और 9 को और ले आए, 10/9 आ रहा है, ना x कॉस्ट प्राइस 10/9। हाँ, अब देखिए यहाँ पे दूसरे बार में क्या हो रहा है, उसको गेन हो रहा है, गेन हो रहा है तो सेलिंग प्राइस को पहले रखेंगे, तो 24 मान लीजिए वाई नंबर नहीं पता है, 24/22 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 10/9, है ना। और कॉस्ट प्राइस नीचे 9 इंटू 100 इक्वल टू 20, यहाँ भी वही है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल आपको ऑप्शन भी रखना रहता तो आप ऑप्शन से भी निकाल सकते थे, लेकिन अगर नहीं है ऑप्शन से तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा
10/9 और नीचे 5, 9×5 = 10/45 आ जाएगा। 24/22 इक्वल टू 10/45 प्लस 10/9, ठीक है। और इसको जब एलसीएम लेंगे तो 45, 10 प्लस 50, ठीक है। तो 24/22, दिस इम्प्लाई y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 इंटू 45/60, 50/60। तो 9 से 5 से काटते हैं तो 9 बार में, 12 बार में, 12 दूनी 24, 9 दूनी 18 आ गया। तो 18 तो आ गया, ये समझ गए, लॉन्ग मेथड है। मैंने क्या किया था ना, जब इसी पे था तो मैंने यहाँ रख के देख लिया था 18, तो और शॉर्ट हो गया था, है ना। यहीं पे मैंने 18 रख लिया था, तो ये हो जाएगा 3 तो सॉल्व करके देखा तो 20 आ रहा है। देखिए लॉन्ग से तो बहुत ही सिंपल, इसका एक और शॉर्टकट होता है, मैं बाद में बताऊंगा, मैं भूल रहा हूँ उसका शॉर्टकट। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना कि एक बार लॉस हुआ एक बार गेन, एक शॉर्टकट होता है, लेकिन हमेशा बेसिक याद रखें क्योंकि शॉर्टकट में फंस सकते हैं। बेसिक यही है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा एक क्वेश्चन में, थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो जल्दी हो जाएगा। ये समझ में आया ये? क्योंकि बहुत ज्यादा शॉर्टकट याद नहीं रखना है क्योंकि घुमा के भी कुछ पूछ सकता है। बेसिक अगर आपका है तो सॉल्व हो जाएगा। और कौन सा क्वेश्चन था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसके बाद वही है क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। ओके, ये तो आसान था। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, देखिए यहाँ पे, हाँ ट्रेन वाला लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 58 किलोमीटर पर आवर। द टाइम इन विच इट विल पास अ पैसर बाई वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। देखिए एक ट्रेन है, कितना लंबा है? 110 मीटर, और ये क्या है, और इसको पास करना है एक आदमी से जो कि वो भी चल रहा है, एक आदमी है वो भी चल रहा है। हाँ निशान, कितना लगेगा ट्रेन इसको पास करने में, इस आदमी को पास करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए सबसे पहले अगर एक ही डायरेक्शन में अगर दो ट्रेवल कर रहा हो तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो अगर ट्रेवल कर रहा है तो उनका घट जाता है। क्यों ऐड हो जाता है दोनों का स्पीड? क्योंकि ये उसको फॉलो कर रहा है लेकिन वो भागा जा रहा है, तो जो एक्चुअल जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा, होगा ना। तो घटाते हैं, एक ही डायरेक्शन में अगर दो लोग जा रहे हैं तो दोनों का स्पीड घटाते हैं, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करते हैं। और जब अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेवल करते हैं दो दो चीजें, तो उसका स्पीड जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ये अगर ये स्थिर रहता तो ये आराम से इसको कम टाइम में पार कर देता, इसका अपीयरेंस स्पीड ज्यादा रहता, लेकिन ये भी भाग रहा है तो इसका अपीयरेंस स्पीड, रियल स्पीड कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको घटा देते हैं। लेकिन एक ही डायरेक्शन में, ये भी इधर से आ रहा है ये भी इधर से आ रहा है, तो बहुत जल्दी ही क्रॉस एक दूसरे को कर लेगा, तो उसमें स्पीड को जोड़ देते हैं। तो यहाँ स्पीड क्या करेंगे? घटा देंगे। तो एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगा? हाँ, एक्चुअल स्पीड हो जाएगा 50 - 4 किलोमीटर पर आवर। इसको यहीं पे आप चेंज कर लीजिए मीटर पर सेकेंड में। तो 54 सीधे 5 से 18 से गुना करना रहता है। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना है तो सीधे 5/18 से गुना कर दीजिए। कितना आया? 15, ठीक है। अब देखिए, अब बहुत आसान हो गया है। अब इसको पास करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ट्रेन को? ये जितना ट्रेन का लेंथ है, जब पूरा लास्ट बॉगी ट्रेन का पास हो जाएगा तभी ना मानेंगे कि वो पास कर गया ट्रेन। यानी इस ट्रेन को 110 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 110, स्पीड कितना हो गया? 15। कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा, डाउनलोड वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब देखिए 110 और 15 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है? लगभग आपका पॉइंट में आता है 22/3। देखिए 22×5 = 110, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है ऑप्शन सी।
समझ में आया? आसान क्वेश्चन था, है ना? और कोई मैथ का क्वेश्चन है? रोम्बस, ओके, देखिए रोम्बस वाला भी आसान है। रोम्बस था, रोम्बस की एक 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 प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड इक्वल होता है, और दूसरा इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी ये इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगा और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, है ना? ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है, और चारों साइड इक्वल होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है? हाँ, पेरीमीटर दिया हुआ है रोम्बस का 52। पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड का सम, ए बी सी और डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का 52 है। तो और चारों इक्वल होता है, यानी ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, यानी 4a हो जाएगा। तो a यहाँ निकाल लेंगे 13, ठीक है, यानी ये जो साइड है 13 है ना? और हमें क्या दिया हुआ है? डायगोनल दिया हुआ है ना, एक डायगोनल छोटा वाला 10 मीटर, 10 का है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 छोटा वाला, तो ये 5 हुआ, ये 13 हुआ, बड़ा वाला हमें निकालना है, तो ये पहले निकालेंगे तो इसका दुगना हो जाएगा। हाँ, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 169 माइनस 25, 12, एक 12 आया तो ये भी 12, टोटल कितना हो गया? 24। आंसर डी, सिंपल था। और बताइए। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए इसको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? in a 100-meter race, A runs at 8 km/h. If A gives B a start of 4 meter and still beats him by 15 seconds, what is the speed of B? B का स्पीड पूछ रहा है। अब देखिए A की स्पीड कितनी है? 8 km/h, और 100 मीटर का रेस है, तो इसे कितना टाइम है? पहले 8 km/h को आप चेंज कर लें 5/18 से गुना करके, 20/9, ये है इसका स्पीड, और डिस्टेंस कितना है? 100। हाँ, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, ये आपका टाइम लेगा। ए कितना टाइम लेगा 100 मीटर रेस में? कितना हो गया? 45 सेकेंड नहीं, 45 सेकेंड लेगा। कितना टाइम लेगा? 45 सेकेंड 100 मीटर के रेस में, है ना? अब ये जो 45 सेकेंड ले रहा है वो कम ही टाइम ले रहा है ना? क्योंकि बी ज्यादा टाइम लेगा। कितना? बी कितना टाइम ले रहा है? एक तो ये बी स्टार्ट ऑफ 4 मीटर, जब बी 4 मीटर चल चुका है, ठीक है, तब वो स्टार्ट किया है, क्या है कि नहीं? जब 4 मीटर बी चल चुका है तब ए ने स्टार्ट किया है। तो 4 मीटर जब चल चुका होगा, ठीक है, तो देखिए मान लीजिए स्पीड है बी का x, ठीक है, तो x चलने में तो 4 मीटर ये ज्यादा चला होगा ना, 4 मीटर सॉरी 4 मीटर ये कम चला होगा बी, है ना? 4 मीटर कम चला होगा, यानी 96 मीटर चलने में जो बी टाइम लिया वो ये 100 मीटर में लेके भी 15 सेकंड ज्यादा ही कम ही में कर लिया, है ना? यानी 96 मीटर बी चलने में जो टाइम लिया होगा वो निकालेंगे। तो स्पीड मान लीजिए x है, 96/x होगा बी का। इतना होना चाहिए इक्वल, जब दोनों एक साथ पहुंचता तब, क्योंकि वो 100 चला था, ये 96 चला, उतना ही में दोनों बराबर हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें भी ये 15 मिनट पहले ही पहुंच गया, यानी 15 मिनट ये एक्स्ट्रा टाइम लिया बी,
तो या तो इधर 15 जोड़ दे, सॉरी 15 घटा दे, या इधर 15 जोड़ दे, क्योंकि ये कम टाइम लिया है, ए कम टाइम लिया है ना कि 15 मिनट, तो कम लिया है तो इसको जोड़ देंगे, तब बी 96 चलने में जो टाइम लिया है वो सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 कितना होता है 60, तो x बराबर 96 बटा 60। लेकिन क्या आया हमारा, ये जो है 24/15 कितना है मीटर पर सेकेंड में, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ऑप्शन में वो है। तो 24/15 इंटू 18/5 उल्टा कर देंगे, तो 5/18 करते थे, तो अब तो किसी से कटेगा नहीं, ये 3 से कट जाएगा। छोटे क्योंकि 4 हाथ में रहा 2, ठीक है। अब इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, 25 पचे 125, ठीक है, 190 पॉइंट 7 बार में कटेगा, 25 सते, ठीक है, फिर 7 बार में कटेगा, 6 बार में, सॉरी कट जाएगा ना 5.76, 5.76 ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, थोड़ा ट्रिकी था कि नहीं, क्वेश्चन समझना था। एग्जाम में बहुत तेज दिमाग काम करता है, यहाँ थोड़ा सोचने में टाइम लग रहा है ना, वहां तो एकदम नहीं, तो उस मोड में रहता है कि तुरंत तुरंत और कोई क्वेश्चन है मैथ का? ओके तो ये 10 क्वेश्चन मैथ के थे। आगे आगे का जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। हाँ बोलिए।